अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ओल की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक। खरगोशों में होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम पर जानकारी। ओल, जिसे कि आप सूरन के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फल बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो भी किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी बुआई कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर RS सिंह। सूरन, जिसे ओल और जिमीकंद नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनेक औषधीय गुण होने के कारण आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह बवासीर, पेचिस तिल्ली की सूजन, रक्त विकार नाशक, दमा, वमन, फेफड़े की सूजन आदि में औषधि बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इसका उपयोग सब्जी एवं अचार अन्य रूपों में होने लगा है। पहले इसकी लोकल देशी प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गले में जलन होती है। इस कारण इसका उपयोग बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में इसकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत कम होती है, जो बहुत अच्छी है और उसमें अल्कलॉइड कम होता है, तो काटता भी मुंह को बहुत कम है। कुछ प्रजातियां हैं जैसे NDA 9 है, विधान कुसुम है, कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे श्री पद्मा है, श्री अथीरा है। लेकिन बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा जो प्रभेद है वो आपको गजेंद्र है। ये भी करीब 6 से 8 महीना लेता है समय, और इसकी उपज क्षमता आपको करीब 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज क्षमता है। अच्छा से आप करेंगे तो 50 टन से क्रॉस भी कर जाएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं कि इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप जान लें किसान भाई कि इसकी रुपाई आप मार्च से लेकर जून तक कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है हल्की मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अगर ज़्यादा है, जीवांश की मात्रा ज़्यादा है तो और भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आपको यह करना है कि 15 से 25 टन करीब कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, या फिर जब आप रुपाई करते हैं तो प्रति गड्ढा 1 से 1.5 kg कंपोस्ट आप उस समय मिलाएं। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। इसका जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, उसकी अनुशंसित मात्रा है 80 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 80 किलो पोटास। तो ऐसा है किसान भाई कि जब बुआई करते हैं या जब अंतिम जुताई का समय आता है, उसी समय स्फूर की पूरी मात्रा और नेत्रजन तथा पोटासियम की 1/3 मात्रा को हम लोग उस समय देते हैं, एज ए बेसल डोज देते हैं। तो इसके लिए आपको किसान भाई क्या करना है कि प्रति गड्ढा के हिसाब से
आपको 1 से 1.5 kg करीब कंपोस्ट आता है, और उसमें करीब 3 से 4 ग्राम यूरिया, उसके बाद में 20 से 22 ग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसको कहते हैं, और उसके बाद में पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 2.5 ग्राम प्रति गड्ढा देते हैं। करीब उसके लिए 4 से 6 इंच गड्ढा हम लोग बनाते हैं, और चारों तरफ से हम लोग गड्ढा का साइज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई 30-30 सेंटीमीटर का होता है। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। इससे पहले किसान भाई आपको जानना जरूरी है कि इसमें उसका जो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है लगाने से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, किसान भाई, कि गाढ़ा गोबर के घोल में करीब 2 से 2.5 ग्राम बेविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से और 1 मिलीलीटर डाइमेथोएट और उसी में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के अगर हम लोग कंद को ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं, तो इससे कोई भी फफूंदनाशी खास करके जो बीमारी लगती है उससे इसका अच्छा से बचाव हो जाएगा। तो उसके लिए घोल में हम लोग कंद को आधा घंटा छोड़ देते हैं, आधा घंटा के बाद उससे निकालते हैं उस घोल से, फिर आधा घंटा उसको शेड में छाया में सुखाते हैं और उसके बाद हम लोग तुरंत उसका बुआई कर देते हैं। क्योंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। तो अगर मेरे पास खरपतवार निकालने का आदमी की कमी है या पैसे की कमी है जिसमें उसमें ज्यादा लगता है, तो उसके लिए एक मेरे पास टर्गा सुपर नाम की एक दवा है। उसका 60 से 70 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करने से सोरघम हेलीपेंस, ये सब बनबजरी है जो संकरी पत्ती वाली घासें हैं मुख्यतः, उसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। अपने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की कटाई के बाद किसान फसल अवशेषों को जलाने लगते हैं, जबकि खेतों में इस तरह के फसल अवशेषों को जलाने से जमीन में मौजूद फसलों के लिए लाभदायक जो सूक्ष्म जीव और अवशेष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इस कुप्रथा को बंद करके इन फसल अवशेषों का आखिर किया क्या जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी। किसान भाइयों, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे तैयार हो चुकी हैं और वो इन फसलों को काटते हैं। काटने के बाद में जो नरवाई जलाते हैं, इस नरवाई जलाने पे नरवाई ना जलाएं, इस पे हम थोड़ी सी प्रमुख रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे ये हमारी फसलें तैयार हो चुकी हैं और हम नरवाई जलाते हैं, नरवाई जलाने के इतने बुरे दुष्परिणाम होते चले जा रहे हैं कि हमारे देश का जलवायु परिवर्तन होता चला जा रहा है, फसलों के उत्पादन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे खेत की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो क्षीण होती चली जा रही है, मिट्टी हमारी जो कड़ी होती चली जा रही है, उसमें उतनी उत्पादन क्षमता नहीं रह रही है। तो हम कृपया करके ये कोशिश करें कि हम इस नरवाई को ना जलाएं। इस नरवाई को जलाने से क्या होता है कि एक तो जो नरवाई जलाते हैं
ये इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हमारे तापमान धीरे धीरे से हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमारे तापमान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे असमय बारिश, आंधी, तूफान इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं जो आगे आने वाली फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। हमारे खेत में जो पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हमारे पौधे के विकास के काम आते हैं, पूर्व फसलों के जो अवशेष होते हैं, जैसे कि हमारी दलहनी फसलें होती हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं वातावरण से, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे खेत में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मिट्टी हमारी कड़ी हो जाती है। किसान भाइयों, देखा आपने कि खेत में पड़े फसल अवशेषों को जलाने से कितना दुष्प्रभाव पर्यावरण एवं खेत की मिट्टी पर पड़ता है। अब यदि किसान भाई इन फसल अवशेषों का करें तो क्या करें, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सके, साथ ही खेत की मृदा को उपजाऊ बनाया जा सके। आइए जानते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे हैप्पी सीडर वगैरह आ गए हैं, या बाद में अगर हम नरवई न जला करके हम रोटावेटर से जैसे एक बार गहरी जुताई कर देंगे, बरसात होने से पूर्व, वर्षा होने पे थोड़ी सी समस्या आती है, तो वर्षा आने से पूर्व भी हम नरवाई को नहीं जलाएंगे, हम हैप्पी सीडर से जैसे मूंग की फसल ले सकते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद रहता है वो हमारे खेत में आगामी फसलें जो हम लेते हैं, जैसे कि मूंग लेंगे, वो हमारी खाद का काम करती है। जैसे रोटावेटर अगर हम चला लेते हैं तो हमें देखते हैं कि जैसे कि हमने रोटावेटर चलाते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो नरवई कट करके नीचे चली जाती है और वो खाद का काम करती है। इससे हमारी दूसरी एक हो जाता है कि गर्मी की गहरी जुताई हो जाती है। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि इस नरवई को ना जलाएं, ये नरवई जलाना बंद कर दें, कृपया करके वो रोटावेटर चला करके उस नरवई को खाद के रूप में इस्तेमाल करें, और विभिन्न प्रकार की जो कीट और रोग की अवस्थाएं रहती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरगोश पालन व्यवसाय से हमारे जो भी किसान भाई जुड़े हैं वो इसमें आने वाली बीमारियों को किस तरह से पहचानेंगे और उनके निदान के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर निधि अरोड़ा। यदि हम बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, उसको फोड़े से देखने को मिलते हैं। जो फोड़े हैं त्वचा में कहीं भी हो सकते हैं, पैर पे हो सकते हैं, खाल पे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो खरगोश का जो मवाद है और जो पशु है उससे थोड़ा गाढ़ा होता है तो तुरंत नहीं निकलता। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वो थोड़ा पक जाए, नहीं तो स्वतः पकने के बाद उसका मुंह बना लेता है, वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ट्यूब से निकलता है कोई भी चीज़ हम निकालते हैं, वैसे ही वो निकल जाता है। तो हम ये ध्यान रखें कि यदि नहीं निकल रहा है तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जा करके, या खुद भी कर रहे हैं तो एक ब्लेड को, साफ सुथरे नए ब्लेड को पानी उसमें आग से गर्म करके थोड़ा स्टेलाइज कर लें, उसका छोटा सा मुँह बना करके उस मवाद को निकाल दें। फिर उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक, बीटाडीन या टिंचर आयोडीन लगा करके फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। यदि आपके खरगोशों में भी ऐसी समस्या आए तो बताए गए उपचारों को अपनाएं। यदि फोड़े जल्दी ठीक न हो, उस दशा में पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। ये तो रही एक समस्या। इसके अलावा इनमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, जिनका उचित समय पर निदान न होने पर घातक बन सकती हैं। इसलिए आप इनकी बीमारियों को कैसे पहचानेंगे और निदान के लिए क्या उपाय अपनाएंगे, आइए जानते हैं। उसके अलावा कई बार हम देखने को आता है खरगोशों में दस्त हो जाते हैं। तो उस दस्त की समस्या से यदि आ रहा है, वो कई बार सफ़ेद रंग के दस्त भी हो जाते हैं, कई बार खून मिले दस्त भी हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जीवाणु जनित, कई बार फफूंदी वाले, कई बार परजीवियों के कारण भी दस्त हो जाते हैं, और कई बार मौसम में बदलाव के कारण भी हो जाते हैं। तो
इसमें यदि दुर्गंध आ रही है और साथ साथ मल त्यागने के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें तुरंत हम पशु चिकित्सक से मिलके उसको एंटीबायोटिक की थेरेपी कराएं। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि उसमें पानी की कमी ना हो। जैसे मैंने बताया बहुत छोटा सा शरीर है, तो यदि पशु वो दस्त कर रहा है खरगोश, तो उसमें तुरंत उसको फ्लूइड चढ़ाना जरूरी है। नहीं तो हम नमक चीनी का जैसे हम अपने ओआरएस का घोल बनाते हैं, वही घोल हम उसको भी दे सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर शरीर में पानी की कमी ना हो। एक और जो रोग है वो पेट के और बाहर के दोनों के कीड़े की समस्या जो होती है, वो भी बहुत समस्या होती है। जैसे उसमें जो किलनी तक भी पड़ जाती है, तो वो क्योंकि हम उनके लिए बाल के लिए उसको पाल रहे हैं, जो उसमें कोई कमी आ जाती है तो उत्पादन क्षमता पे तो पड़ते ही है, क्योंकि उसकी वजह से पशु का जो में भी जो हमारे मिनरल हैं वो सब है वो परजीवी उसका ले रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पे तो असर पड़ता ही है। साथ साथ उसमें रोग भी आने लगते हैं, जो कि कई रोगों का कारण होते हैं जो बाह्य परजीवी हैं। तो उसमें हम आइवरमेक्टिन है या बाह्य कृमिनाशन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ अंतःक्रमी की भी हम एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ये सब हम दवाई साथ साथ समय समय पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो रोग है जो मौसम में बदलाव के कारण होता है वो है निमोनिया। तो निमोनिया का हमें विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार होता है, नाक से स्राव गाढ़ा आने लगता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया अस्वस्थता के लक्षण के टाइम पे। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं स्राव आ रहा है या कई बार पसलियाँ सी चलने लगती हैं। यदि पशु की पसलियाँ चल रही हैं, आंखों से स्राव आ रहा है, नाक से स्राव आ रहा है, और तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक को दिखा करके उसका निमोनिया का इलाज करना चाहिए, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह की बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम कई रोगों से बचाव कर सकते हैं। खरगोश पालकों को यहाँ एक सलाह देना हम जरूरी समझते हैं कि इन समस्याओं और बीमारियों से बचने के लिए आवास की साफ सफाई और संतुलित आहार पर उचित ध्यान दें। साथ ही बदलते मौसम के अनुसार खरगोशों की जरूरतों को समझें और उसके अनुरूप ही इनका प्रबंधन करें। यदि ऐसा करते हैं तो बीमारियों की संभावना बहुत ही कम रहेगी और आप इससे मिलने वाले लाभ को और बढ़ा सकेंगे। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की, तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा जो किसान भाई देर से रोपा किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों के बाद यूरिया का पहला भुरकाव तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला गुमला के कृषक चंदू महतो ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंदू महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो है दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग। जैसे जर्सी है, होल्स्टीन फ्रिजियन है, करन स्विस है, ब्राउन स्विस है। तो ये विदेशी नस्ल के दुधारू पशुओं में ये थनैला रोग काफी ज्यादा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। तो जितना जल्द उपचार शुरू करेंगे पशु का थनैला ठीक होने का संभावना उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके उचित मात्रा में एंटीबायोटिक की दवाएं, कुछ इंट्रामस्कुलर दवाएं और उसके अलावे कुछ जो है एंटी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाएं, क्योंकि इस बीमारी में पशु को हल्का बुखार भी हो जाता है, तो उसके लिए भी दवाएं देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ पशु के बाट में भी सीधे औषधि प्रवेश कराया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की पेड़ी फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, अधिक लाभ के लिए गर्मी के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।